यस सर। ओके, अच्छा अच्छा शालिनी, अच्छा सबको पहले तो गुड इवनिंग। शालिनी को बस एक चीज़ पूछूंगा, शालिनी इकोनॉमिक्स का आइडिया है? पहले इकोनॉमिक्स कभी पढ़े हो या फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? नो सर, 11th 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। थोड़ा नहीं, तब अच्छा ही पढ़े थे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पढ़े भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ना भी पढ़े होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार पूछ लिए। क्योंकि जो टॉपिक लास्ट वीक मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब फ्रेश टॉपिक है, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इससे पहले बस डिमांड एंड सप्लाई मैंने कवर किया था लाइव में, ठीक है। तो मैं वो क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिमांड सप्लाई या बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो मैं शेयर करूंगा, उसको एक बार अभी कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं फिर से एग्जाम से पहले फिर से लाइव क्लास में वो टॉपिक फिर से होगा, तब उसको फिर से कर लेना लाइव क्लास में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और लाइव में भी हो जाएगा। लेकिन आज जो ओके टॉपिक सर। चल रहा है, ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है बेसिक्स, मतलब इससे पहले इसका एक ही क्लास मैंने करवाया थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। ऐसे इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब ये जो अगर मैं एंट्रांस लेवल का जो बात करूँ, चाहे सीए हो, सीएस हो इसमें, या सीएमए हो, इसमें एंट्रांस लेवल में जो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, ये एंट्रांस लेवल इकोनॉमिक्स कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे मानो कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सिंपल मानो, मतलब क्या है, इस इन सिंपल दिस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सुने होंगे आप लोग ये दोनों वर्ड। अरे, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, कौन मुझे बता सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, कोई बताए मुझे, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? जो भी समझ में आता है बोल सकते हो, सृजिता, शालिनी, शौमनिता, प्रियाक्षी, बोलो, अपने अपने भाषा में बोल सकते हो, नो इशू। अरे बोलो सर, जो समझ आता है बोलो। मारने मारूंगा नहीं, ऑनलाइन में मारूंगा कैसे, ऑनलाइन में मैं, मेरा हाथ भी नहीं जाएगा, थप्पड़ लगाने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। बोलो सर। স্যার মাইক্রো ইকোনমিক্সটা বেসিক্যালি হচ্ছে লাইক একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন বা একটা মানে একটা কোম্পানি মানে কিভাবে ডিসিশনটা নেয়। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स? একটা ইকোনমিটাকে মানে অ্যাজ আ হোল স্টাডি করে। इकोनॉमी एज ए होल इज अ मैक्रो एंड इकोनॉमी एज ए इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट इज अ माइक्रो। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अगर बताते तो और मजा आता। ऐसे तुमने मतलब नोट सही पकड़ा है सर, रिएक्शन है जो जवाब दिया ना सर, इट्स ओके। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ सर कि बेसिक एरिया क्या है माइक्रो एंड मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं, ऐसे तो ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, बिकॉज ये जो पूरा इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो का भी कुछ पार्ट लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, ये सब एरिया कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत। ऐसे ज़्यादातर तो मतलब इसके नेक्स्ट लेवल में पढ़ोगे, लेकिन बेसिक लेवल में, इंट्रांस लेवल में यही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो सर ये माइक्रो और मैक्रो क्या है? सर माइक्रो मतलब है पिलर, क्या है सर माइक्रो मतलब? पिलर। और मैक्रो मतलब क्या है? बिल्डिंग। जैसे ये क्या बात हो गया, माइक्रो मतलब पिलर और मैक्रो मतलब बिल्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया ना सर? सर एक सिंपल चीज़ है, जैसे बड़ा सिंपल है, जैसे मानो कि अगर ये पेन देख रहे हो ना, ये चीज़ मैं पहले भी क्लास में समझाया किसी क्लास में, ये पेन अगर पिलर है और इस पेन के ऊपर क्या बैठ गया सर? घर बना दिया, ठीक है। पेन, ये पेन नहीं है सर, ये एक पिलर है, और पिलर में क्या बैठ गया? घर, ठीक है। एक बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है कि पिलर इंपॉर्टेंट है? जल्दी बोलो। पिलर। हाँ, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, पिलर या बिल्डिंग? पिलर। हाँ ऑब्वियसली पिलर है ना, क्योंकि तुम बिल्डिंग हवा में तो नहीं बना सकते ना। ये जो बिल्डिंग है, ये जिसमें हम लोग रहते हैं, चाहे फ्लैट बना लो या मतलब D42 बना लो। D42 जानते हो सर? कोलकाता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, मोस्ट प्रोबेबली 65 और 70 माला का बिल्डिंग है, ठीक है, 70 मोस्ट प्रोबेबली। अभी इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग है कोलकाता में, पता है आप लोगों को? हाँ, D42 चौरंगी में है, पार्क स्ट्रीट एरिया में, ठीक है, पुराने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है सर, बिना पिलर का ये बिल्डिंग नहीं रह सकता, वैसा ही बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बन सकता। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सर ये तो बेसिक बस कॉन्सेप्ट है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पिलर और मैक्रो मतलब बिल्डिंग, ये समझ गए, लेकिन है क्या
जैसे कि प्रियाक्षी ने बता रहा था सर कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। जैसे मानो कि अगर मैं पूछूं कि भाई आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सिंपल बात है ना, आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैंने ये नहीं पूछा कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया में लोगों का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है। मैं सिंपल आपके बारे में सोच रहा हूँ। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? ओनली योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में सोचना, पूरा कंपनी के बारे में नहीं, पूरा मार्केट के बारे में नहीं, किसी इंडिविजुअल मैटर पे बात करना, ठीक है। किसी इंडिविजुअल मैटर में इकोनॉमिकल एनालिसिस निकालना, दैट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड डिटरमाइन करना, किसी का सप्लाई डिटरमाइन करना, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल में सर। तो फिर मैक्रो कैसे? जैसे मानो कि देश का नेशनल इनकम क्या है, सुने हो ना सर आप लोग ये सब, नेशनल इनकम, देश का जीडीपी, सुने हो कि नहीं सुने, बोलो। हाँ, जीडीपी बढ़ रहा है, राजनीति में बहुत चर्चा करते हैं कि मोदी जी के टाइम पे जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ या डिक्रीज नहीं हुआ, कांग्रेस के जमाने में जीडीपी अच्छा था, अभी के जमाने में जीडीपी गिर गया। ऐसा चर्चा होता है ना सर पॉलिटिकल एरिया में, क्या रे, अरे बोलो ना, ऐसा यस चर्चा सर। सुनते कि नहीं सुनते, है ना। तो एग्जैक्टली exactly, तो ये जो मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मानो कि जॉब नहीं है सोसाइटी में, लोगों को नौकरी नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। ये क्या इकोनॉमिक्स है? ये एम्प्लॉयमेंट इश्यूज क्या इकोनॉमिक, किस तरह का इकोनॉमी लग रहा है, मैक्रो या माइक्रो? हाँ बोलो ना। मैक्रो। मैक्रो सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज किसी एक के बारे में सोचते हैं कि सबके बारे में सोचते हैं। सोसाइटी में अगर मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है। किसी एक का नौकरी नहीं है, किसी एक को जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या ये इकोनॉमिकल इश्यूज है सर? क्या ये मैक्रो इशू है या माइक्रो इशू है? किसी एक का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब जा रहा है। सोसाइटी में मैक्सिमम का फाइनेंशियल कंडीशन खराब जा रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में बहुत लोगों का जॉब चला गया था, तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था वो एक मैक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जैसे नॉर्मल लाइफ में देखो कि कभी कभी किसी किसी फैमिली का कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, कभी बहुत अच्छा इनकम भी हो जाता है, नॉट जस्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा इनकम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा खराब हालत भी हो सकता है। तो जब इंडिविजुअल मैटर हो तो माइक्रो, और जब एट लार्ज बात हो तो मैक्रो। समझ में आ रहा है सर दो तरह का इकोनॉमिक्स क्या है? ऐसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एरिया आप लोग पढ़ोगे ना, जिन लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेगा, ठीक है, तो तब आपको समझाया जाता है कि ये माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में चल रहे हैं, ऐसे आप सबको पता है, इसलिए मैं थोड़ा एडवांस लेवल में ही बात करूंगा अभी। जैसे कि कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में क्या आइडिया है आप लोगों को? हाँ सर। सर कॉस्ट एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अभी जो कॉस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जैसे मानो कि जैसे एक सिंपल बात करते हैं, आप दुकान में जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, से फॉर एग्जांपल आपको मैगी खाने का इच्छा हुआ, और आप दुकान में गए और बोला दुकानदार को कि भाई साहब एक मैगी का पैकेट देना। तो दुकानदार आपको एक मैगी पैकेट देता है। आप दुकानदार को कितना पैसा देते हो छोटा पैकेट मैगी का? बोलो ना सर। आप दुकानदार को क्या कितना पैसा देते हो एक छोटा पैकेट मैगी का, एक सिंगल इंसान के लिए? 12। 12 रुपया। अब सवाल ये है सर कि मैगी कंपनी, मतलब मैगी किस कंपनी का है, आइडिया है कोई? किस नेस्ले। कंपनी? नेस्ले, वेरी गुड सर। नेस्ले ने मैगी बनाया, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, इंडिया में बहुत दिनों से काम कर रहा है, ठीक है, स्विस कंपनी है सर, बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया में इनका बिजनेस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैगी पैकेट का दाम 12 रुपीज क्यों, 15 क्यों नहीं रखा? हाँ सर, 15 रखता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। ऐसे मैगी का डिमांड मार्केट में क्या है, हाई है कि लो है? हाई। तो एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट अगर मैगी 12 रुपीज की जगह 15 रुपीज कर देता, आप लोगों को नहीं लगता कि मैगी का और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता? बोलो ना, क्या समझ में आ रहा है? अगर आज मैगी का प्राइस कितना है, मैं आपको बोला कि मैगी का प्राइस 12 रुपीज है, आपने ही बोला ना, और हम सबको पता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर मैगी का प्राइस 12 की जगह 15 होता, तो क्या नेस्ले कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट ना होता? बोलो ना। नहीं सर, सेल कम हो जाता, डिमांड कम हो जाता प्राइस राइज के साथ। हाँ, सृजिता को लग रहा है, ठीक है, सृजिता को लग रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं करता, क्योंकि दाम बढ़ने से नेस्ले का ऐसा भी हो सकता है
क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर है सर? मुझे एक बार बताइएगा। यस सर। ओके। रिजिता का मानना है कि ये जो मैगी पैकेट दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना मैगी पैकेट? हेलो, बोलो सर, मैगी पैकेट दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। मैंने आपको क्वेश्चन किया कि सर 12 की जगह अगर इसका दाम 15 हो जाता, तो मेरा मानना है क्योंकि इतना हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप लोगों को पता है ये मैगी किस तरह का प्रोडक्ट के अंदर आता है? नूडल्स ना? क्या बोलोगे मैगी को? नूडल्स बोलोगे ना? आपको पता है ये नूडल्स मार्केट में मैगी का शेयर होल्डिंग कितना है? मतलब पूरा भारत में, पूरा इंडिया में जितना नूडल्स बिकता है, इस पूरा नूडल्स में मैगी का शेयर होल्डिंग कितना है? एनी आइडिया सर? एनी आइडिया? चलो सर, अगर आइडिया नहीं है तो देन गेट आइडिया। नूडल्स, नूडल्स क्या बताऊं सर, नूडल्स मार्केट, नूडल्स शेयर होल्डिंग इन इंडिया, नहीं शेयर नहीं बोलेंगे, नूडल्स मार्केट आपको दिखा देता हूं सर अभी। अच्छा, पहले तो नूडल्स मार्केट का हिसाब देखो सर, हम आपको कॉस्टिंग समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनना बात। अभी आपको मैं कनेक्ट करता हूँ कि किस पॉइंट में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं क्लास में, ठीक है? और उसके साथ ये सब स्टैटिस्टिक्स का क्या कनेक्शन है। आप लोग शायद सोच रहे हो सर ये नेस्ले का कहानी हम लोगों को क्यों बेकार में सुना रहे हो, आप लोग यही सोच रहे हो ना सर? सर ये सब इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स एक्चुअली डेटा एनालिसिस का एक पेपर है, ठीक है? और हम लोग अभी करेंटली क्लास में इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं सर, ठीक है? थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका इससे पहले वाला क्लास में से उनको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कॉस्ट किस तरह से आप सबके साथ कनेक्टेड है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले आप एक बार कहानी समझ लो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ थिंग इन ऑल ऑफ आवर लाइफ। तो वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल एसोसिएशन रिपोर्टेड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स में इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पर्सन मतलब मार्केट है सर। उसमें इंडिया में एवरी ईयर, ध्यान से सोचिए समझिएगा सर, एवरी ईयर 5.6% ग्रो है। मतलब आज अगर 100 पैकेट का मार्केट डिमांड है नूडल्स में, मतलब नूडल्स मार्केट में, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा सर? बोलो ना। 5.6% ग्रोथ एवरी ईयर, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? आज अगर 100 पैकेट बिकता है नूडल्स, तो नेक्स्ट ईयर আরো বেশি হবে। आरो बेसी मतलब 105 होगा, है ना? 105 पैकेट हो जाएगा, इसका मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका, है ना? अब ये जो ग्रोथ है और या फिर जो भी शेयरिंग है इसका, अभी देख लेते हैं सिर्फ नूडल्स मार्केट में किसका कितना शेयर होल्डिंग है, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो देखते हैं कि कोई साइट मुझे दिखाते कि नहीं दिखाते। कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए। ऐसे तो है बहुत सारे, लेकिन मुझे मैगी मार्केट शेयर, बस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताना है कॉस्टिंग का। ये देखो सर, यहाँ पर आपको बिजनेस इनसाइडर, इसका एक ब्लॉग है, मैं एक आइडिया ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? कितना बता रहा है सर? जस्ट एन आइडिया, रफ आइडिया ले सकते हो आप यहाँ से। 6 years डाउन द लाइन मैगी मे नॉट हैव द मोनोपोली ऑफ यस्टर ईयर्स। यस, इसका कम हो रहा है। इवन मैं लास्ट ईयर जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैगी का मार्केट शेयर 67% था। समझ रहे हैं सर कुछ? मैगी का मार्केट शेयर 67% था, लेकिन फिर भी अभी भी मैगी का मार्केट शेयर 60% है। आप लोग उस बात समझ रहे हो सर? अभी भी मैगी का मार्केट शेयर 60% है। सर कहने का चाहते हो सर, आप एक कंपनी का कौन हो? आप एक कंपनी का एनालिस्ट हो, ठीक है? एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप कंपनी का बिजनेस कंडीशन को एनालाइज कर रहे हो। तो अगर आपको नेस्ले का बिजनेस मैनेजमेंट में अगर पार्ट लेने को बोले, तो आप क्या चाहोगे कि नेस्ले का बिजनेस बढ़े, है ना? बिजनेस भी बढ़े और प्रॉफिट भी इंक्रीज करे। क्या बोलते हो? अगर आपको नेस्ले के बोर्ड में जगह दिया जाए, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, और आप क्या चाहोगे कि नेस्ले का बिजनेस में ग्रोथ हो जाए और नेस्ले का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए। लास्ट ईयर 67% था, लेकिन और भी नूडल्स कंपनीज मार्केट में आ रहा है सर। एक वो रणबीर सिंह एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मुझे नाम नहीं पता कंपनी का, बट वो भी काफी अच्छा मार्केट बना रहा है धीरे धीरे, मैं देख पाता हूँ उसको। क्या नाम है जानते हो आप जी लोग? सर।
हाँ हाँ, क्या बोलो? चिंग, CHING। चिंग ना? हाँ, हाँ उसका उसका मार्केट अच्छा हुआ ना पहले से, व्हाइट हाँ कलर के सर। पैकेट में आता है। हाँ चलो, आपके मुंह से नाम सुन के ही मुझे समझ में आ गया। ये शॉपिंग करने जाता हूँ ना कभी कभी, तो मुझे दिखता है वो पैकेट, तो समझ में आता है कि इसका मार्केट शेयर अच्छा खासा चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैगी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, कि मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट समझाने वाला हूँ आपको, तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट के साथ ये सब क्या चल रहा है? सर ये सब इसीलिए चल रहा है बिकॉज एज एन इकोनॉमिस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए ना। आप इकोनॉमिस्ट नहीं बनोगे बट एटलीस्ट इकोनॉमिकली सोचना तो आपको पड़ेगा कि भाई कंपनी को अपने आप को मार्केट में रखने के लिए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है और उसमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैगी का पैकेट क्या है, 12 रुपीज। मैं बोल रहा कि अच्छा खासा मार्केट शेयर है इसका, 60%। अगर ये दाम बढ़ा दे तो भी लोग खाएगा। लेकिन सृजिता ने सवाल उठाया, सर अगर दाम बढ़ा दे ना, अगर दाम इसके इंक्रीज कर दिया जाए, कॉस्ट अगर बढ़ा दिया जाए, तो फिर इसका मार्केट शेयर घट जाएगा। यस, चांसेस है सर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है, ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है। लेकिन एक मेरा सवाल है सर, सर अगर 12 से इसका दाम 10% कर दिया जाए तो डिमांड बढ़ सकता है ना? बिकॉज डिमांड का थ्योरी बताते हैं कि जब प्राइस घटता है तब डिमांड बढ़ता है। तो क्यों ना मैगी का दाम 12 रुपए से 10% कर दिया जाए? क्या प्रॉब्लम है? सर क्या तब लगता है? सप्लाई अफेक्ट करेगा। सप्लाई में क्यों इफेक्ट होगा? दाम कम होने से सप्लाई में क्यों इफेक्ट होगा? सर सप्लायर्स उस प्राइस में नहीं भी करना चाह सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम प्राइस है 12 रुपीज। वेरी गुड सर। मतलब आप कहना चाहते हो कि रॉ मटेरियल जो है वो शायद, शायद नहीं, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल इतना सस्ता में नहीं मिल पाएगा मैगी को, है ना? नेस्ले को इतना सस्ते में, मतलब वो 10 टका में मैगी पैकेट, मतलब नूडल्स पैकेट नहीं बना पाएगा। अगर बना भी दे तो क्वालिटी में क्या करना पड़ेगा उसको? क्वालिटी उसका डिटोरिएट हो जाएगा ना। अगर वो 10 टका का पैकेट आपके सामने ला भी दे, ठीक है, लेकिन 10 टका करने से एक चांसेस है ना डिमांड इंक्रीज करने का, है ना? जो लोगों को 12 रुपीज ज्यादा लगता है, ऐसे मार्केट में वेरियस काइंड ऑफ लोग जाते हैं, जानते हो ना? हमारे देश का पॉपुलेशन पता है ना आप लोगों को, 135 करोड़ प्लस, ठीक है। इसमें ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना जो दाम सस्ता होता है ना उसी में ज्यादा जाते हैं। ऐसा है ना सर? लोगों को स्टडी किया कभी आप लोगों ने? इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी एक टॉपिक है डिमांड के अंदर। जिन लोगों ने किया अच्छा है, जिनके पास ये कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का नॉलेज है, कर चुके हो मेरे पास। अगर नहीं किए तो बाद में करना, ठीक है। ये कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये सब चीज समझाया जाता है, ठीक है। ये भी डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सस्ता होने में ना टूट पड़ता है सर, थोड़ा सस्ता। जैसे आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले कोलकाता में मॉन्जिनीज या मिया मोरे, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, मतलब याद नहीं हो रहा है। कोलकाता में मिया मोरे या मॉन्जिनीज ने 29 रुपीज का सेल लगाया था। क्या आप लोगों को पता है? हाँ सर, चिकन इंटरनेट पे और बाहर लाइन लगा पड़ा था। समझ गए सर? क्योंकि हाँ, नियम और है। मिया मोरे, देखो खबर सबके पास है। समझ रहे हो सर? आप ना सेल मत देखो, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स को समझो कि 29 का सेल लगाया तो क्या आपको लगता है कि मिया मोरे का सेल बहुत बढ़ गया? मतलब मेरा कहने का मतलब है क्या मिया मोरे बहुत प्रॉफिट कर लिया? नहीं सर, ये एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। मिया मोरे अपना पब्लिसिटी को बिफोर क्रिसमस इंक्रीज करना चाह रहा था। कस्टमर को अपने दुकान में विजिट करने के लिए, मैंडेटरी करने के लिए एक स्कीम चलाया जिसमें वो थोड़ा अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस किया। बिकॉज सच में 29 रुपीज में हर प्रोडक्ट देना नामुमकिन है, नामुमकिन है। कभी कॉस्ट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट कि अगर मेरा मार्केटिंग अच्छा हो जाए तो हो सकता है बिफोर क्रिसमस, क्योंकि उनका जो आइटम है बेकरी, वो क्रिसमस के टाइम में ना बड़ा अच्छा सीजन है उनका, तो इस सीजन में उनका अच्छा सेल अभी बूस्ट हो जाएगा। तो जो लॉस वो मतलब 1 मंथ बैक उन्होंने किया, ठीक है, वो लॉस अभी वो रिकवर भी करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करेगा। कहना क्या चाहते हैं सर? सर ये पूरा खेल किस चीज का चल रहा है? चाहे आप मियाँ मोरे देख लो, चाहे मैगी का बात समझ लो, ठीक है। क्यों मैगी 12 टका का पैकेट को 10 टका या 15 टका नहीं कर पा रहा है? 15 करने से प्रॉफिट तो ज्यादा होगा लेकिन डिमांड डिक्रीज कर सकता है। 12 का पैकेट 15 कर दिया तो डिमांड डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। 12 का पैकेट अगर 10 कर दिया तो डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन मतलब जो सप्लायर है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा उनसे, ठीक है। ये मैगी का केस था, आप समझ रहे हैं सर?
ये मैगी का केस था। लेकिन जब हम लोगों ने अभी आपको मिया मोरे का स्टोरी बताए, ये रिसेंटली हुआ था कोलकाता में, मेरे को खबर दिखा और मैं देखा कि लोग लाइन लगाया, इवन न्यूज में भी आया था। तो मिया मोरे 29 रुपीज का जो पैकेज लाया था कि 29 रुपीज में हर चीज, ऐसा था क्या विक्रम? এভরি প্রোডাক্ট ইন 29 না রুপিস। স্যার, ওটা ওটা স্যার ক্রিসমাসের জন্য নয়, ওটা প্রত্যেক বছরই দেয়। ওই দিনকে নিয়মর মানে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ওই জন্য আচ্ছা যত বছর পা রাখে সেই দামেতে দেয়। अच्छा, जितना साल हुआ था उसके बेसिस में देता है। হ্যাঁ, चलो মানে নেক্সট ইয়ার 30 টাকায় দেবে। अच्छा, मतलब हर एक प्रोडक्ट। আরে না না, सर বড় जितना নয়, सुनाई পেস্ট্রি दे वो পেস্ট্রি सिर्फ चिकन ওইগুলো। इंटरनेट या फिर कुछ ऐसा एक दो प्रोडक्ट ही दे रहा था कम में, सारे नहीं হ্যাঁ, ওই सर। सारे नहीं। পেস্ট্রি, ছোট পেস্ট্রি ওইগুলো আর কি। अच्छा, मतलब हो सकता है जिसका दाम 45 है उसको 30 में दे रहा है, ऐसा कुछ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ছোটখাটো জিনিস। ओके, जो भी हो, लेकिन इट्स अ पब्लिसिटी ना। आप ये बताओ। बट इट्स सर अ लॉस कैसे हुआ? दाम कम करने से बहुत, जो लोग कभी जाते नहीं थे वो भी तो बहुत, सेल तो बहुत ज्यादा हुआ ना। सेल बूस्ट होता है, लेकिन ये इसमें ये जैसे मानो कि 45 का प्रोडक्ट अगर वो 30 में दे रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा तो लॉस करना ही पड़ता है सर। স্যার ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো তো পাবে না। लॉस तो हो जाएगा अगर आप अकाउंट चेक करोगे ना। अगर आप अकाउंट चेक करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। बिकॉज आपको क्या लगता है कि एक सिंपल बात कर रहे हैं, 45 तो मैं जस्ट ऐसे ही बोल दिया, हो सकता है कि वो 60 का प्रोडक्ट है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर 60 का प्रोडक्ट आपको 30 में दे रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कैसे दे पाएगा? एक मार्केट कंपटीशन भी तो है, मॉन्जिनीज भी है, बिस्फार्म भी है, ठीक है, तो वो তারপরে স্যার সাপ্লাইও দিতে পারেন। हाँ वो तो है, सप्लाई भी नहीं दे पाता क्योंकि इतना लोग लाइन लगाते हैं। मतलब ये एक तरह का मार्केटिंग स्कीम तो है ऑब्वियसली कि भाई मैं अपने जन्मदिन पे लोगों को सस्ते में दूंगा, चाहे वो क्रिसमस के लिए हो या जो भी रीजन हो। कई कई कंपनी क्रिसमस से पहले भी ऐसे करते हैं, और कोई कंपनी जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट जैसे मुझे विक्रम ने बताया, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन वॉटेवर, जब भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हो ना, वो कॉस्ट को तो इफेक्ट करता है सर। और इसमें कॉस्ट एनालिसिस एक बहुत बड़ा जगह लेता है। आप लोग जब रियल कंपनीज में काम करोगे ना, आपको समझ आएगा। जैसे पेटीएम, इतना दिन से ये कंपनी मार्केट में है, अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाया। क्यों सर? ऐसा क्या बात है कि प्रॉफिट करने में इतना प्रॉब्लम? फ्लिपकार्ट इतना बड़ा बिजनेस बना के बैठा हुआ है, अभी भी फ्लिपकार्ट का बैलेंस शीट चेक करोगे ना, ऐसे इसका बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं मार्केट में, बिकॉज ये अभी भी प्राइवेटली हैंडल होता है। लेकिन पेटीएम का मिल जाएगा सर आपको। जोमेटो। हाँ, जोमेटो, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, इतना सालों से बिजनेस कर रहा है, हाँ, इतना ऑर्डर होता है, तो अभी भी कैसे लॉस हो सकता है? आप ही बता दो सर। आप मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, मतलब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बहुत होता है कंपनीज में, और उसमें वो जब भी डिसीजन लेते हैं ना, प्रोडक्ट प्राइस या सर्विस प्राइस को जब भी वो सेक्रीफाइस करता है ना, ठीक है, प्रोडक्ट हो या सर्विस, जैसे पेटीएम, पेटीएम जैसे कंपनीज क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कॉस्टिंग एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए तो कॉस्ट को अलग से एक पूरा, जैसे जो लोग सीए में पढ़ाई करते हैं सर, ठीक है, उसके लिए अलग से एक कॉस्ट का एक अलग अलग से एरिया बनाया गया, ठीक है। आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा ही समझा पाता हूँ, लेकिन जो लोग सीए में करते हैं, ठीक है, उनको मैं अलग से, जैसे मैम के पास कॉस्टिंग पढ़ते हैं या फिर सीएमए का अलग से पढ़ाई होता है ना, सीएमए का पूरा अलग पढ़ाई करते हैं। आप ही लोगों में से कोई कोई है जो सीएमए का भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आप लोगों का दोस्त लोग है सर। तो सीएमए प्रोफेशन इसीलिए बनाया गया ताकि वो कंपनी का जो कॉस्ट एरिया है उसको संभाल पाए। शालिनी, तेरे को समझ में आया कुछ बात? समन्विता, बताना सर कि क्या कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, बोलो सर एक बार। मुझे समन्विता, शालिनी, किसी का भी आवाज नहीं आया। क्या आप लोग हो क्लास में? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ओके सर, थोड़ा समझने से ही हो जाएगा। तो देखो, बेसिकली ये आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। इसमें आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स एंड डिमांड सप्लाई, जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे दे दूंगा, आप लोग घर में आराम से बैठे बैठे करो, फिर बाद में लाइव में भी कराऊंगा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें ये कॉस्ट एरिया में अभी करा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में मैं समझा रहा था, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन एरिया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन एरिया समझ रहे हो ना, कि क्यों मैगी पैकेट का दाम 12 टका होगा, वाई नॉट 15, क्यों वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा और कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। अगर डिस्काउंट देगा तो कितना तक कंपनी सह सकता है, कितना सह नहीं पाएगा। मतलब अगर कंपनी डिस्काउंट दे भी दिया ना, तो शायद कल लॉस में चला जाए,
है ना। जैसे बिग बाजार को देखा आप लोगों ने, बिग बाजार क्या बड़ा बड़ा डील किया हम लोगों के साथ। आप लोग बिग बाजार विजिट किए कि नहीं किए, जल्दी बोलो। बिग बाजार तो कभी ना कभी जिंदगी में सबको ही विजिट किया होगा। 2006 से इसका बिजनेस चल रहा है ऑल ओवर द इंडिया, मुंबई, कोलकाता, हर जगह में, पटना, हर जगह में बिग बाजार है ना सर। बिग बाजार लॉस इतना कर दिया सर, 30,000 करोड़ का लॉस हो गया, तब जाके आज उसको बेचना पड़ा। पता है आप लोगों को बिग बाजार सेल हो गया है, यस सर। रिलायंस को बेच दिया सर। रिलायंस 25,000 करोड़ में ऑलमोस्ट इसको परचेस किया। तो क्या प्रॉब्लम हो गया बिग बाजार को, बेचना क्यों पड़ा? अच्छा खासा चलता है बिग बाजार, क्या लगता है आप लोगों को? अरे क्या बिग बाजार का बिजनेस खराब चलता है क्या? इतना भीड़, हाँ, इतना लोगों को प्रोडक्ट देता है, हर चीज मिलता है, फिर भी बिजनेस लॉस कैसे? सर कहीं ना कहीं कॉस्टिंग मैनेजमेंट दिक्कत हो गया हो सर, डिस्काउंट ज्यादा दे दिया होगा, हाँ, पब्लिसिटी में ज्यादा खर्चा हो गया होगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, या फिर बड़े बड़े मॉल बना के ज्यादा खर्चा कर दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ दिया, तभी इसका कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आ गया। कॉस्ट मैनेज करना, ठीक है, इतना आसान चीज नहीं है, इसीलिए सीएमए प्रोफेशन को इतना अहमियत मिलता है, समझ रहे सर। तो वही इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जिसको बाद में एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। ओके सर, चलो हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। इससे पहले कॉस्ट का बेसिक लेक्चर्स मैंने लास्ट वीक करवाया था, आज मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है, मैं उनको कॉस्ट का लास्ट क्लास शेयर करूंगा, तो आप लोग जरूर पहला क्लास जरूर देखिएगा, बिकॉज हर एक क्लास के साथ हर एक क्लास लिंक है ना सर, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि जरूर देखिए। जैसे ये था हम लोग का प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कशन थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, समझ में आ गया ना सर आप लोगों को क्या है क्या नहीं है, ठीक है। या फिर थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किया कि सर कॉस्ट क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कनेक्ट करता है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम पास करके या कंपनी सेक्रेटरीज एग्जाम पास करके आप कुछ तो काम करोगे ना कंपनी में, तो कंपनी आपसे ये सब उम्मीद रखता है, ठीक है। एक चार्टर्ड से, एक सीएस से, एक एमबीए से, सभी को पढ़ना पड़ता है ये इकोनॉमिक्स, एक सीएमए से, ठीक है, कि भाई बंदा जो भी मेरे कंपनी में मैं उसको सिलेक्ट करूं, वो बंदा मेरे कंपनी में मेरे डिसीजन मेकिंग पावर में मुझे हेल्प कर पाए, ठीक है। कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसमें ये कॉस्टिंग इतना प्रैक्टिकल यूज है। अभी शायद आपको लगेगा कि बस सर एग्जाम पास करा दो, लेकिन 2 साल 3 साल बाद क्या बोलोगे जानते हो? भाई एग्जाम जाए भाड़ में, मेरे को समझना है। सीरियसली, पास करने के बाद भी लोग यही बोलता है कि एग्जाम वगैरह छोड़ो, एग्जाम से क्या है, एग्जाम से रोजी रोटी नहीं होता, उसमें बस शुरुआत हो सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा कुछ करना है ना, तब एग्जाम से भी बड़ा चीज है कि अंडरस्टैंडिंग करना, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका रियल लाइफ यूज, और उसको जब कंपनी में काम करूँ तो उसका एप्लीकेशन एरिया, अगर आप जेन्युइनली एक हाई लेवल जॉब चाहते हो तो, या फिर हाई लेवल एस्टेब्लिशमेंट बिल्ड करना चाहते हो तो ये कॉस्ट एनालिसिस क्या है, इसके बारे में मैं लास्ट वीक समझाया था, एक बार मैं फिर से 2 मिनट इस बात को करता हूँ। कॉस्ट एनालिसिस क्या बताते हैं सर? सर कॉस्ट एनालिसिस refers to the study of behavior of cost in relation to one or more production criteria, namely size of output, मतलब आपके दुकान में या फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट आप बनाओगे, उसका कितना बड़ा मार्केट है आपका, कितना प्राइस फैक्टर्स है उसका, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई भी चीज बना लो दुनिया में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बोलो सर, क्या आइडिया है आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? जो आइडिया है बता सकते हो, ये सब स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए कि इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन शेयर विद अस। बोलो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कोई भी चीज बना लो दुनिया में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है सर, क्या क्या? एनी आइडिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड 4 फैक्टर्स। क्या है सर वो 4 फैक्टर्स? कौन बताएगा मुझे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू सर, ठीक है, ये तो कभी ना भूले सर, ठीक है। आपको कुछ भी बना लो, चाहे मैगी पैकेट बना लो, या फिर बेकरी का चीज बना लो, या फिर वट एवर, अब कोई सर्विस फार्म बना लो, ठीक है, चार्टर्ड फार्म बना लो, सीएस फार्म बना लो, लॉ फार्म बना लो, जो करना है करो आप, लेकिन यू नीड ए लैंड, जमीन तो चाहिए, एक घर का भाड़ा, हाँ सर,
लैंड मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब वो खेती बाड़ी करने का जमीन का बात नहीं कर रहा है सर। इकोनॉमिक्स में जमीन मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट, एक एरिया, ठीक है, जहां पर बैठ के आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर आप सर्विस सेल करोगे। भले ही आपका सर्विस आप ऑनलाइन बेचो, फिर भी आपको एक गोडाउन चाहिए या फिर आपको एक सेटअप चाहिए। जैसे अभी मैं क्लास करा रहा हूँ, मैम क्लास करा रहा है, ये भी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी एक सेटअप है, ठीक है, कुछ सिस्टम है, कुछ नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है, कुछ डेटा कॉन्सेप्ट है, तभी जाके ये चल रहा है। तो ये भी लैंड है इन इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी लैंड, ठीक है। तो लैंड का मतलब हो जाता है जिसके लिए आपको रेंट भरना पड़ता है, समझे सर। इकोनॉमिक्स में जमीन का मतलब ये होता है, मतलब एक जगह जहां बैठ के आप काम करोगे। इवन धर्मतला में, धर्मतला जानते हो ना, कलकत्ता का बहुत अच्छा मार्केट ही है सर, ठीक है, जहां पर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। धर्मतला, हाथी बागान, गोड़िया हाट, इट्स अ फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन इन कोलकाता। धर्मतला भी बोलते हैं बंगाली में हम लोग। धर्मतला में सर एक एक दीवार, दीवार समझते हो, मतलब जैसे मानो कि किसी के दुकान के साइड में ना एक छोटा सा ऐसा दीवार है, ठीक है, मतलब या फिर एक विंडो है। इस विंडो का भाड़ा कितना हो सकता है जानते हो? एक छोटा सा विंडो 5,000 में सेल होता है सर, रेंट मंथली। एक विंडो का रेंट है 5,000। कैसे सर? इसी विंडो में कम से कम लाख सामान लटका के बिजनेस कर लेते हैं। आप कुछ समझ रहे हो बात? हाँ सर, इकोनॉमिक्स के लैंड का मतलब एक खिड़की भी है, मतलब जहां से कुछ चीज प्रोड्यूस हो सकता है या फिर कुछ चीजें बेच सकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया? लैंड हो गया। और क्या हो गया सर? लेबर हो गया। मतलब अरे किसी को तो मेहनत करना होगा, जिसके बदले वेजेस पे करना पड़ता है। और क्या है सर? कैपिटल। सर कैपिटल क्या हो जाता है? बिजनेस करने के लिए आपको पैसा का जरूरत है, पूंजी। हाँ सर, पैसा मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, मतलब जिसके बिना आप बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो लैंड चाहिए आपको, लेबर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए आपको, और चाहिए सर सबसे बड़ी चीज, एंटरप्रेन्योर। हाँ सर, एंटरप्रेन्योर ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, तो फ्रेंच वर्ड आजकल इंग्लिश में यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हम लोग ऐसे फ्रेंच वर्ड है जो इसको इंग्लिश में यूज करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है सर? सर इन सिंपल होता है बिजनेसमैन, या फिर जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं। तो आप दुनिया में कुछ भी बना लो, लेकिन अल्टीमेटली आपका बिजनेस का जो मेन 4 फैक्टर्स है ना, वही आपके बिजनेस का सब कुछ है। आपको मैं बात समझा पा रहा हूँ सर? कुछ बोलो ना, आप लोगों को मैं बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं? बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा सर। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्टिंग का क्या रिलेशन है, मतलब कॉस्ट मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट का क्या रिलेशन है। आप लोगों को मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनो सर, बैकग्राउंड क्लियर करो कि हाउ थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो सर, देखो एक साइकिल बनाऊंगा मैं, ठीक है, एक इकोनॉमी का साइकिल। ध्यान से देखिए सर, इसको ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको साइकिल ही बोलते हैं सर, ठीक है। सर ये क्या साइकिल है, मैं समझाता हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन में साइकिल दिखाई दे रहा है? लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो साइकिल कुछ इस तरह का, एक सेकेंड, सब समझ आ जाएगा सर, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा देखो, कुछ हाउस होल्ड बना लो सर। हाउस होल्ड मतलब घर, घर में कौन रहते हैं? हम आप जैसे लोग। और कुछ फैक्ट्री बना लो सर। सर फैक्ट्री में कौन रहते हैं? फैक्ट्री मतलब कंपनी, ओके, फैक्ट्री या कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, हाउस, ठीक है, ये घर है, और ये फैक्ट्री या कंपनी है। इसको हाउस नहीं, हाउस होल्ड बोलो, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब घर के लोग या पूरा घर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाउस होल्ड या फिर घर, ठीक है। तो ये कोई भी देश में, चाहे दुनिया में कोई भी कंट्री ले लो, दुनिया का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसमें 2 ही चीज होते हैं, एक घर होते हैं और एक बिजनेस होते हैं। ये बात तो मानोगे? बिना बिजनेस का या बिना फैक्ट्री का या बिना कंपनी का या बिना फार्म का, ये घर वाले का घर कैसे चलेगा? सोचना सर, जो भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज सोचना, जरूर सोचना।
आप मुझे बताओ कि ये जो घर वाले हैं, मतलब जो हाउस होल्ड वाले हैं, ठीक है, ये हाउस होल्डर जो है, ये हाउस होल्डर किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी फार्म में नौकरी करते हैं। यस और नो? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना? क्या नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलो सर। किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? हेलो, कनेक्टेड कोई नहीं है क्या? यस सर, यस सर। तो बोलो ना सर कि समझ में नहीं आ रहा है, तो भी बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो भी बोलो। मतलब ऐसे कभी कभी क्या लगता है ना कि ऐसा लगता है कोई कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा सर कि जैसे कुछ हाउस होल्ड होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं 135 करोड़ आबादी है, ठीक है, अगर 135 करोड़ लोग, उसको अगर आप डिवाइडेड बाई 4 कर देते हो तो ऑलमोस्ट आपको 50-60 करोड़ का घर मिल जाएगा, है ना। एक एक फैमिली में अगर 4 जन करके भी है तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ हाउस होल्ड है हमारे देश में, है ना। कम से कम 50 करोड़ घर तो होंगे, तभी तो 130-35 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतना सारा लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ना किसी फार्म में काम करते हैं। अब सर आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो फैक्ट्री जहां बना, कंपनी जहां बना, फार्म जहां पर बना, इसका जमीन कौन दिया? बोलो ना, जो समझ में आ रहा है बोलो। तो विक्रम? गवर्नमेंट। हाँ बोलो। गवर्नमेंट। नहीं सर, गवर्नमेंट के हाथ में लैंड जो है वो तो गवर्नमेंट लैंड के नाम से है, लेकिन आप एक बार ख्याल करके देखो, सभी जमीन का मालिक कोई ना कोई, हमारे देश का बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट इंडिया, मैं किसी और कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी ना किसी जमीन का मालिक कोई ना कोई हाउस होल्ड वाले ही है। इवन गवर्नमेंट को भी जमीन का जरूरत होता है तो भी वो हाउस होल्डर से ही खरीदते हैं। बोलो सर, सोच के बताओ। कहीं पर फांका जगह है वो गवर्नमेंट लैंड के नाम से गवर्नमेंट के परचेस में है, बट वो गवर्नमेंट भी किसी ना किसी हाउस होल्डर से ही लिया है। ये सर नो? है ना? यस सर। है ना? तो क्या बात हो गया सर, ये हाउस होल्ड वाले फैक्ट्री को क्या देते हैं? जमीन देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये इसको बोलते हैं सर इन इकोनॉमी का साइकिल। मैं आपको समझाता हूँ इसमें कॉस्टिंग कैसे काम करते हैं। आपको मैं फैक्टर कॉस्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सब बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा, तो घर वाले ने लैंड दिया तभी फैक्ट्री बना, कंपनी बना, फार्म बना। अच्छा, सिर्फ जमीन देने से क्या फैक्ट्री चल जाएगा? लेबर भी तो देना पड़ेगा। ये लेबर सप्लाई कहाँ से होगा? फैक्ट्री को, कंपनी को, फार्म को? इकोनॉमी में सब लेबर, जो सामान ढोता है, मतलब जो भारी चीजें सर पे लगा के चलता है वो भी लेबर, और जो कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो भी लेबर। एवरीबडी इज लेबर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सैलरीड पर्सन और वेजेस पर्सन को अलग नहीं देखता, इकोनॉमी में हम सब लेबर है, ठीक है। समझ गए ना बात? तो बोलो सर, ये लेबर सप्लाई कहाँ से होगा? फैक्ट्री में, कंपनी में, फार्म में, कहाँ से होगा? हाउस होल्ड से ही होगा ना। अरे कोई ना कोई घर से ही तो लोग जाके काम करता है, फैक्ट्री में, कंपनी में, फार्म में। यस और नो? अरे बोलो सर। यस सर। यस ना? लैंड हो गया, लेबर हो गया सर, और क्या? कैपिटल। ध्यान से बताना सर। हाँ, ये फैक्ट्री को चलने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? फैक्ट्री, कंपनी, फार्म, बिजनेस को चलने के लिए पैसा का जरूरत है, जिसको हम लोग बिजनेस के भाषा में क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब मुझे जल्दी बताओ कि ये कैपिटल का फ्लो कहां से आता है इनके पास? एक्चुअली कहां से आता है? कोई बोलेगा सर बैंक से मिलता है ना। आप बोलोगे सर बैंक देता होगा, लेकिन सर बैंक को पैसा कौन देता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो। सर हाउस होल्ड ही होगा। हाँ ना, हाउस होल्ड बैंक में पैसे रखते हैं, फिर बैंक से ये जाके लोन लेते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड ही है जो कैपिटल का सप्लाई करते हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू से, ठीक है, किसी ना किसी एफआई के थ्रू से, मतलब बैंक, एलआईसी, जो भी हो, ठीक है, पूंजी या फिर शेयर मार्केट, जो भी नाम ले लो आप, ठीक है। अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा, हाउस होल्ड का पैसा, वो अल्टीमेटली कंपनी के पास पहुंचते हैं। तो हाउस होल्ड ने क्या क्या सप्लाई कर दिया फैक्ट्री को?
जमीन दे दिया, लेबर दे दिया, कैपिटल दे दिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट सर, हम लोग जानते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर भी आते हैं। अब ये एंटरप्रेन्योर का सप्लाई मतलब सर एंटरप्रेन्योर कौन है? सर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सर एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस के टॉप लेवल इंडिया के रिचेस्ट है, ठीक है। जैसे आप कुमार मंगलम बिरला बिरला ग्रुप के ओनर है, ठीक है। जैसे पेटीएम का विजय शेखर शर्मा, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट का दो दोस्त, क्या नाम है दोनों का, सचिन बंसल, विकी बंसल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, ठीक है, जो बिजनेस किया। अब मुझे सवाल है आपको, सर जल्दी बताना, ये हाउस होल्ड से फैक्ट्री के पास एंटरप्रेन्योर का सप्लाई कौन दिया? ये जो फैक्ट्री बनाया, ये जो कंपनी बना, ये जो फार्म चल रहा है, ये किसके कारण चल रहा है? कौन सप्लाई कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। जल्दी बोलो सर। सर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ही करता है ना? समझ गए सर? लेकिन तो ये चार क्या हो गया? ये चार हो गया आपका फैक्टर ऑफ क्या? ये चारों हो गया ऊपर वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ जाएगा। पूरा इकोनॉमिक्स से समझ रहे, मतलब समझ जाओगे आप कि भाई पूरा इकोनॉमी का खेल क्या है। तो वो पूरा देश चलता है, उसका जो इकोनॉमी चलता है हाउस होल्ड और कंपनी के कारण। अब बीच में गवर्नमेंट आएगा, डोंट वरी, गवर्नमेंट इज देयर, बिना गवर्नमेंट का तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा ना आपको, वो बिना गवर्नमेंट का इकोनॉमी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मान लिया कि गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं है। अब मुझे ध्यान से बताना, जल्दी जवाब देना। ये जो घर वाले ने जमीन दिया फैक्ट्री को, ठीक है, किसी का दुकान था भाड़े पे दे दिया, किसी का जमीन था फैक्ट्री बनाने के लिए दे दिया। मैं इन सिंपल सोच रहा हूँ कि फैक्ट्री ने कोई भी चीज परचेज नहीं किया, ऐसे रेंट पे लेके कर रहा है। तो अगर रेंट पे लेके कर रहा है तो फैक्ट्री, कंपनी या फार्म को जमीन के बदले क्या देना पड़ेगा? जल्दी बोलो। जमीन के बदले या घर भाड़ा दिया, क्या मिलेगा? फैक्ट्री क्या देगा इनको, हाउस होल्ड वाले को? रेंट देगा कि नहीं देगा? देगा यस सर। है ना सर? जिन लोग लेबर दिया, लेबर ऐसे ही तो नहीं देगा ना, बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देता है? आप बोलोगे सैलरी, इकोनॉमी बोलता है सैलरी नहीं, इसको वेजेस बोलो, ठीक है। तो वेजेस दे दिया। सर कैपिटल जो कंपनी ले रहा है अल्टीमेटली हाउस होल्ड से बैंक के थ्रू से प्रोवाइड करते हैं, तो फैक्ट्री बैंक वाले को क्या प्रोवाइड करते हैं बदले में? और बैंक वाले हाउस होल्ड वाले को उसके बदले में दे देते हैं, प्रॉफिट। कैपिटल के बदले प्रॉफिट, रेवेन्यू सर। इंटरेस्ट सर, अच्छा। है ना। आप कैपिटल के बदले क्या जमा करते हो? अगर आप बैंक से लोन लेते हो दैट इज योर कैपिटल, है ना। अगर आप शेयर मार्केट से लेते हो वो भी आपका कैपिटल। तो वो उसके बदले आप जो देते हो दैट इज इंटरेस्ट, या डिविडेंड भी बोल सकते हैं, बट या डिविडेंड को छोड़ दिया मैंने, इंटरेस्ट बोलेंगे इसको भी, ठीक है। लोन है तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट होता है। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क उठा के बिजनेस किया, फैक्ट्री को इनको क्या देना पड़ता है? कंपनी को इनको क्या देना पड़ता है? अरे बोलो सर, क्या दोगे इनको? एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? कौन? फैक्ट्री देगा, कंपनी देगा, फार्म देगा, क्या देगा? ये जो इतना दिमाग लगा के बिजनेस को बनाया। प्रॉफिट। हाँ वेरी गुड सर, बोलो ना। इतना सोच सोच क्यों रहे हो? सब जानते हैं आप लोग, मैं तो बस आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। सब जानते हैं आप लोग, कुछ भी चीज दुनिया में ना बाहर से नहीं आता, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सब कुछ हमारे अंदर है, हमें बस डिस्कवर करना होता है। ये मैंने नहीं बोला सर, आइजैक न्यूटन ने बोला, स्वामी विवेकानंद ने बोला और करके भी दिखाया। एक प्रमाण दिया था कि आइजैक न्यूटन जिस दिन बोल रहा है कि भाई एप्पल मेरे सर पे गिरा, तो दुनिया में मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? थ्योरी। एप्पल नीचे गिरा तो दुनिया का मैग्नेटिक फोर्स का पता चला, उसका क्या थ्योरी का नाम है सर? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्वामी विवेकानंद उसके बाद एक जगह में लिख रहे हैं, तो क्या आइजैक न्यूटन से पहले दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था क्या? क्या बोलते हो? अरे न्यूटन की डिस्कवरी से पहले क्या दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? क्या एप्पल उससे पहले आसमान पे जाता था नीचे ना आके? क्या लगता है आप सर लोगों को? था। हाँ ना। इसका मतलब क्या यस हुआ? सर।
तो विवेकानंद जी का ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल निकला। उनका मानना हुआ कि इसका मतलब दुनिया में सब कुछ पहले से ही है, हमें बस डिस्कवर करना होता है। कुछ भी चीज नया नहीं है, सब पुराना है, बस हम लोगों को नए ढंग से उसको डिस्कवर करना होता है। ये जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये कोई भी चीज आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, सब कुछ हमको सबको पता है, सब दुनिया में चल रहा है, हो रहा है, हमें बस उसको डिस्कवर करना होता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बस कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं क्या कौन होता हूँ सिखाने के लिए, मेरा काम होता है बस आपको कनेक्ट करना, क्योंकि आप थोड़ा उम्र में छोटे हो, थोड़ा शायद कम देखे होंगे दुनिया, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा देखा तो आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड पहले से ही, ठीक है। जमीन के बदले रेंट होता है, लेबर के बदले वेजेस होता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट होता है, हर चीज दुनिया में पहले से है, बस उसको अभी जोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आज तो 2022 चल रहा है, ठीक है अभी, ठीक है 2021 चल रहा है, कल कुछ दिन बाद 22 हो जाएगा। ये तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से है, उससे पहले से भी दुनिया था, भारत उससे और भी पुराना है, इतना पुराना देश है इंडिया। भारत में ये सब कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ। सर जल्दी बोलो सर, ये जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको क्या कहेंगे? कंपनी की तरफ से सोचना, हाउस होल्ड की तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से सोचना, फैक्ट्री की तरफ से सोचना। रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट को क्या बोलूंगा, बोलो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए बोल रहे हैं सर? फ्रॉम फैक्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर भी मैंने अगर फैक्ट्री की तरफ से सोचा कि भाई चीजें बनाने के लिए, जैसे आप सोचो कि आप मैगी फैक्ट्री का ओनर हो, तो आपके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बदले में जब आपको रेंट देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, ये क्या है? ये फैक्ट्री के लिए क्या है? हाँ वेरी गुड सर, कॉस्ट। वेरी गुड सर, वेरी हैप्पी विद योर आंसर। दिस इज कॉस्ट फ्रॉम द कंपनी। तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे, बोलो। कॉस्ट समझ में आ रहा है? जैसे कि ये जो मैगी पैकेट बनता है, ये मैगी पैकेट में क्या क्या कॉस्ट आता है? चाहे मैगी पैकेट बना लो, या फिर हीरो होंडा बाइक बना लो, ठीक है, या फिर हुंडई का कार बना लो, या फिर आप BMW बना लो, जो बनाना है दुनिया में बना लो, लेकिन उसमें जो कॉस्ट आता है, या फिर जियो ब्रॉडबैंड यूज कर लो, या जियो का मोबाइल नेटवर्क यूज कर लो, या आईफोन का फोन बना लो, ठीक है, जो करना है कर लो दुनिया में, उसमें कॉस्ट क्या क्या चीज का हो सकता है? रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। दुनिया में और कोई चीज नहीं आता कॉस्टिंग के लिए। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा? सौमनिता, शालिनी, प्रियाक्षी, विक्रम, सभी को पूछ रहा हूँ मैं। हाँ यस सर, सर, आया समझ में। आ रहा है ना सर? मतलब यस इससे सर। बाहर कॉस्टिंग में और कुछ नहीं है। कंपनी जब भी प्रोडक्ट प्राइस चूज करता है ना, उसको अपोर्शन करना पड़ता है कि भाई 12 टका का मैगी पैकेट में, या 12 लाख का, 12 लाख में भी नहीं आएगा। BMW का क्या प्राइस होता है, जल्दी बोलो, कम से कम 30 लाख, जो भी हो सकता है ज्यादा कम, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर, मतलब उतना मैं BMW चढ़ता नहीं हूँ ना, इसलिए नॉलेज नहीं है। 12 टका का मैगी पैकेट कई कबार खा लेता हूँ, तो नॉलेज है। तो 12 रुपीज का मैगी हो या 30 लाख का BMW हो, इसका कॉस्टिंग कैसे डिटरमाइन किया गया सर? इसका कॉस्ट डिटरमाइन किया गया यहीं से, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, यहीं से, ठीक है। आप कितना रेंट देते हो, आप कितना वेजेस भरते हो, आप कितना इंटरेस्ट भरते हो, आप कितना प्रॉफिट लेते हो, उसके बेसिस में ही BMW का कॉस्टिंग, ठीक है, उसके बेसिस में ही मैगी पैकेट का कॉस्टिंग, एवरीथिंग, ठीक है। तो यही है एक्चुअली कॉस्ट। इसके बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन था जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में समझाया था, ठीक है, मैं क्लास शेयर कर लूंगा। लेकिन आज क्या करना है सर? इतना देर से आप क्या पढ़ा रहे थे? आज का बात नहीं सर, सर आज का ही बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं कंप्लीट नहीं किया, कर देते हैं ना सर, कंप्लीट कर देते हैं। सर आपको मैं बोल रहा था ना कि क्या इकोनॉमी में सिर्फ फैक्ट्री और हाउस होल्ड ही होते हैं? और भी तो लोग होते हैं। सरकार को कहाँ सरकार भी तो होगा। हाँ सर, इतना देर से जिस तरह का इकोनॉमी के बारे में मैं बात कर रहा था, उसको बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? जिस इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और गवर्नमेंट होता है,
वो हाउस होल्ड और फैक्ट्री या बिजनेस या कंपनी होता है, दैट्स ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर आज के डेट में ऐसा इकोनॉमी है क्या? 2 सेक्टर मॉडल वाला इकोनॉमी आज के डेट में कहीं दिखता है? जल्दी बोलो। हाँ सर, सरकार नहीं है, सिर्फ गांव हाउस होल्ड है और कंपनी या बिजनेस है या फार्म है। ऐसा इकोनॉमी दिखेगा क्या कहीं पर भी वर्ल्ड में? तो जल्दी बोलो सर, बहुत कुछ बताना है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। सर ट्राइबल इकोनॉमी ऐसे होते हैं, ट्राइबल समझते हो? अफ्रीका में ऐसा ऐसा जगह अभी भी है सर, इंडिया में भी कुछ है। जैसे आपको अगर अफ्रीका जाने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप कभी अंडमान जाते हो, हाँ सर, अंडमान निकोबार आइलैंड में ऐसे लोग हैं सर जो हाउस होल्ड और उनका कुछ अपना ही तरीका होता है जीने का, ठीक है, जहाँ पर सरकार वगैरह कुछ नहीं है, उनका अपना कोई कुछ चीज बनाते हैं, मतलब पुराना सिस्टम, क्या बोलेंगे उसको, ओल्ड पैटर्न सिस्टम, जिसमें क्या बताऊं आपको, मतलब इट्स लाइक जैसे, अरे क्या बोलते हैं उसको, बाटर सिस्टम। बाटर जन समझते हो ना, किसी के पास ये है किसी के पास वो है, इसको बाटर सिस्टम बोलते हैं, विनिमय प्रथा। हाँ सर, बदले में ऐसा इकोनॉमी तब भी पहले सभी कोई ऐसे इकोनॉमी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, सरकार बना, फिर वो देश को संभाला, ठीक है। तो ऐसे ट्राइबल इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल अभी भी दिखता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, आज भी चलता है सर मार्केट में। लेकिन इधर गवर्नमेंट आ जाता है बीच में, जैसे ही गवर्नमेंट आ गया ऑर्गेनाइज्ड हो गया, कोई है देखने के लिए, कोई है जवाब देने के लिए, कोई है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। तो गवर्नमेंट को बदले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये देगा या लेगा भी, तो बदले में गवर्नमेंट क्या करता है सर, बदले में गवर्नमेंट बोलता है कि हमें क्या दो, टैक्स पे करो, बोलता है कि नहीं बोलता? हम लोग टैक्स देते हैं ना, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, कस्टम्स देते हैं, बहुत सारा है, 2-3 टैक्स तो देते ही है। जीएसटी आने के बाद बहुत सारा टैक्स हट गया, अभी सिर्फ इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम्स चलता है। सर ये इनको भी बोलते हैं, हाउस होल्डर को भी बोलते हैं टैक्स दो। कौन सा टैक्स देते हैं ये? इनकम टैक्स। इसको कॉर्पोरेट टैक्स कर दो, कंपनी क्या देता है? कॉर्पोरेट टैक्स। समझ रहे सर? तो बदले में गवर्नमेंट भी कभी क्या करता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, जैसे घर घर में एलपीजी सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो, गवर्नमेंट पब्लिक को सब्सिडी देता है कि नहीं देता? सब्सिडी समझते हो ना? सपोज कॉस्टिंग पड़ता है एलपीजी सिलेंडर का, एक रियल एलपीजी सिलेंडर का कॉस्टिंग पड़ जाता है 1200-1300 के आसपास आज के डेट में। सरकार अगर वही चीज आपको 700 में या 800 में या 900 में दे रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि 200 टका करके सब्सिडी पर सिलेंडर में गवर्नमेंट आपको दे रहा है, ठीक है। ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। घर बनाने के लिए लोन सब्सिडी में दे रहा है, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहा है गाँव गाँव में, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ेगा या कनेक्शन के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कंपनी बनाने के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कि भाई कंपनी बनाओ, बिजनेस बनाओ, देश का बिजनेस को ग्रो करो। इकोनॉमी है सर, सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है डे बाई डे, तो गवर्नमेंट कंपनी को भी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे ही गवर्नमेंट का एंटर हो गया ना इकोनॉमी में, वैसे इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। क्या मॉडल इकोनॉमी सर? 3 सेक्टर। पहले 2 था, अब गवर्नमेंट आके 3 हो गया। सर और एक मॉडल होते हैं, फॉरेन कंट्री जब एंटर कर दिया ना, आजकल क्या है सर, ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हो, आजकल इकोनॉमी ग्लोबल है ना। फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, या फिर फॉरेन से प्रोडक्ट लाके हम इंडिया में बिजनेस करते हैं। तो क्या होता है, ये कंपनी क्या करते हैं, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, ये भी करता है, कंपनी भी करते हैं, हाउस होल्ड भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं, है ना। तो जब फॉरेन इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी करता है, हम लोग का जो बड़े बड़े जहाज आता है, एरोप्लेन आता है ना, तो फॉरेन कंट्री से लाया जाता है, और भी चीजें बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोला। तो जब फॉरेन इकोनॉमी भी साथ में आ जाए ना, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, तो ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, जैसे आज का इकोनॉमी है, फॉरेन कंट्रीज एंटर कर गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के साथ, हाउस होल्ड के साथ, सब जगह में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, क्या बोलोगे? 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। समझ गए सर? कुछ समझ में आ रहा है इकोनॉमी का फंक्शन? बोलो। इसको
एक्चुअल में क्या बोलते हैं जानते हो? ये जो मैं आपको समझाया, इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। लेकिन मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं समझाने का, मेरे को मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि कॉस्ट को अगर डिटेल्स में समझाना है ना, मतलब अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझना है तो पता बोल देना चाहिए। तो एक्चुअली मेरा इरादा था कि आपको बस फैक्टर कॉस्ट समझा दूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर देखा कि भाई ये गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री क्या गलती कर दिया, तो मैं बता ही दिया आपको 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी का, ठीक है। एक में आ गया 2 सेक्टर जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड है और फैक्ट्री कंपनीज वगैरह हैं। इस बीच में जब गवर्नमेंट आ गया तो उसको बोलते हैं 3 सेक्टर, ठीक है। और जब फॉरेन कंट्रीज इंक्लूड हो गया तब उसको बोलते हैं 4 सेक्टर। बोलो सर, कुछ समझ में आया कि नहीं? इकोनॉमी कैसे फंक्शन करते हैं हमारे देश में, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज और भी हर देश, दुनिया का हर एक कंट्री कुछ ऐसे ही फंक्शन करते हैं सर। सर आप लोग हाँ ना जो भी बोलो बोल दो सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं कॉस्टिंग के लिए इतना सारा चीज बोला फैक्टर कॉस्ट समझाने के लिए, तो क्या आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? अरे क्या आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? नहीं क्या? क्या नेटवर्क इश्यूज है या आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक? विक्रम बोल, बुझते पाচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। স্যার আসছে আওয়াজ। তো বলছিস না কেন? আমি ভাবছি কেউ নেই বা কোনো কারণে কানেক্ট হচ্ছে না। বল তো सही। अच्छा देख, अब फटाफट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो फटाफट मैं आप लोगों को लास्ट दिन जहां मैं कंप्लीट किया था, तो लास्ट दिन मैंने एक्चुअली यहाँ तक कंप्लीट किया था कि कितना तरह का बेसिक लेवल में कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये सब मैं लास्ट क्लास समझाया था, ठीक है। उसमें एक चीज़ समझाया था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो भी समझाया था, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या कॉस्ट क्या होता है बिजनेस में, उसके बारे में मैंने बात किया था। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको आज क्या बोलूंगा सर? सर आज बताऊंगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको कोई समझ दिक्कत नहीं होगा ये सब मैटर समझने में, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। सर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट सुन के डरने का कोई बात नहीं है। सर डर क्यों? सर कई बार ना इकोनॉमिक्स में कुछ लोग ना डर जाते हैं, उनको लगता है कि क्या चल रहा है, आसमान से टपक रहा है और खजूर पे लटक रहा है। लेकिन कोई आसमान वाला बात नहीं है। देखो, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सर ये शॉर्ट रन क्या है? सर बिजनेस या कंपनी दो तरीके से चल सकता है। बिजनेस दो तरीके से चल सकता है। एक बिजनेस का शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट चलता है और एक बिजनेस का लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट चलता है। सर कैसे समझेंगे कि कौन सा बिजनेस का शॉर्ट रन है और कौन सा बिजनेस का लॉन्ग रन है? ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि एक फुचका वाला, फुचका समझते हो ना सर? हम लोग बंगाली में बोलते हैं फुचका, हिंदी में बोलते हैं गोलगप्पे, हाँ सर, या बोलते हैं पानी पूरी। सुनिए कि नहीं सुने? एक फुचका शॉप मार्केट में आया, 1 मंथ चुपचाप है, कस्टमर नहीं है। ऐसे करते करते 6 मंथ्स दुकान लगाया। क्या लगता है 6 मंथ्स हो गया, फुचका फुचका शॉप के लिए शॉर्ट रन चल रहा था कि लॉन्ग रन चल रहा था? अरे बोलो, 6 महीने तक क्या बोलोगे? अगर फुचका वाला 2 साल 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ रहे हो ना? अगर बिजनेस 2 साल से चल रहा है तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन बिजनेस। अगर बिजनेस बस 1 मंथ से 6 मंथ्स के बीच में चल रहा है तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन बिजनेस। लेकिन यही बात अगर मैं आपको एक बड़े बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो बड़ा बिजनेस इन द सेंस, बिग बिजनेस इन द सेंस, जैसे मानो कि रिलायंस की फैक्ट्री। अब लोगों को मैं रिलायंस का एक फैक्ट्री दिखाता हूँ। आप लोग रिलायंस का मेन काम क्या है जानते हो? रिलायंस का जामनगर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है सर, ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर का फैक्ट्री, 32 समझ रहे सर? 32 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एक कंपनी है, मतलब
मतलब बेसिकली फैक्ट्री यार्ड्स है इसका। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिख रहा है क्या बताइएगा। अब मुझे बताओ कि एज ए बिजनेस के लिए शॉर्ट रन क्या हो जाएगा, इसमें क्या चलता है जानते हो? फिर इसमें ऑयल रिफाइनरी होता है। क्या होता है? ये जो पेट्रोल डीजल होता है ना सर, जो मिडिल ईस्ट के कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ये दुबई वाला कंट्री से इंडिया में आता है और गुजरात में रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाता है, फिर गवर्नमेंट को एज वेल एज दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये है रिलायंस का बहुत बड़ा बिजनेस। समझ में आ रहा है सर? लेकिन मेरा सवाल ये नहीं कि रिलायंस का बिजनेस क्या है, मेरा सवाल ये है कि रिलायंस के इतना बड़ा बिजनेस के लिए शॉर्ट रन क्या होगा और लॉन्ग रन क्या होगा, क्या बोलते हो? क्या 6 मंथ्स इसका शॉर्ट रन? अरे क्या इतना बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए 6 मंथ शॉर्ट रन बोलोगे और 1 साल में लॉन्ग रन हो जाएगा? क्या लगता है, बोलो ना। 1 साल से ज्यादा होने से ही लॉन्ग रन कर देंगे क्या? अरे आप लोग इतना चुप क्यों आज? कुछ तो जवाब दो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। मैं आपको शॉर्ट रन समझा रहा हूँ, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस समझा रहा हूँ। बोलो सर। रिलायंस जैसे इतने बड़े फैक्ट्रीज के लिए शॉर्ट रन का मतलब क्या? सर कम से कम 5 साल ना। क्या रे प्रियाक्षी, सुजीता, मिनिमम 5 years तो लगेगा। ये सर नो यस सर। है ना? यस सर। ऐसे बिजनेस को फंक्शन करने में कम से कम 5 साल तो लगेगा, नहीं तो फंक्शन कैसे करेगा? तो अब ये मत पूछो कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन बिजनेस टू बिजनेस, लॉन्ग रन भी बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर क्या बात चलेगा, यहाँ पर बात चलेगा सर ये शॉर्ट रन में कितना सारा एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट में जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट होता होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। सर बड़ा सिंपल बात हुआ ना, बेसिक मैथ्स है कि जितना बिजनेस में टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, से फॉर एग्जांपल एक फुचका वाला ही मान के चलते हैं, फुचका वाला का क्या क्या कॉस्टिंग पड़ सकता है। चलो सर आपको बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस बोल दिया, एक फुचका दुकान का कॉस्टिंग समझाओ मुझे जल्दी से। अभी ना अब लोग बन पाओगे ना चार्टर्ड सीएस, ऐसे बन जाओगे क्या सीए में? एक फुचका स्टॉल, अरे फुचका स्टॉल बनाना है, फुचका स्टॉल, जल्दी बोलो इसका फिक्स कॉस्ट क्या क्या हो सकता है। किसको खाने का मन कर गया? अरे क्या नाम दिया सर? क्रंची एंड स्पाइसी फुचका स्टॉल, दिखाई दिया? अरे बोलो, क्रंची स्पाइसी फुचका स्टॉल दिखाई दिया? अब मुझे जल्दी से यस बता सर। दो कि इस फुचका दुकान में क्या क्या फिक्स कॉस्ट हो सकता है, जल्दी से बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब जो खर्चा। हाँ बोलो बोलो। इंग्रेडिएंट्स गुलो। इंग्रेडिएंट्स मतलब फुचका, ये जो फुचका बिक रहा है ये फिक्स्ड कॉस्ट है? है सर। नहीं सर, ये तो वेरिएबल में आएगा। क्या रोज सिमिलर काइंड ऑफ फुचका सेल कर दोगे क्या? फिक्स्ड में अगर आपसे मैं पूछूं ना, तो आपका जो दुकान का सेटअप है, ये जो दुकान है ना इसका जो सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप जो भी चीज़ें आप इसमें जैसे मानो जिसके अंदर आप फुचका को रखते हो, ठीक है, आपका जो भी यूटेंसिल्स है मतलब जो बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हो, है ना, वो सब आ जाएगा ना। ये जो सेटअप कॉस्ट, ये सेटअप के लिए जो खर्चा आपको होता है 40, 50, 1 लाख जो भी आपका खर्चा हो जाए, दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है सर? लेकिन ये जो जैसे मानो कि आलू, ठीक है, पोटैटो, या फिर जो कांजी बड़ा, या फिर जो लेमन वगैरह है, या फिर जो फुचका, ठीक है, जो आपके यहाँ पर है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। ये डे टू डे बिजनेस में चेंज भी होता है। क्या आप कोई फुचका वाला बोल सकते हैं कि रोज मैं सिमिलर काइंड ऑफ फुचका सेल करता हूँ? हाँ, कि आज मैंने 1000 पीस बेचा तो कल भी 1000 पीस बेचूंगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। कि कल मैंने 5 किलो आलू यूज़ किया, आज भी मैं 5 kg आलू यूज़ करूंगा, कोई क्या वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है ये? हाँ सर, नो सर। है ना? কমও फिर হতে পারে বেশিও হতে পারে। हाँ, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ना?
तो एग्जैक्टली जो चेंज होता है वो वेरी कर रहा है, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, है ना। जो चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो फिक्स्ड है वो फिक्स कॉस्ट है। तो फिर बात क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जब टोटल फिक्स कॉस्ट को अब आउटपुट से डिवाइड करोगे। आउटपुट मतलब जितना प्रोडक्शन करते हो। अब फुचका वाला का प्रोडक्शन क्या है, फुचका वाला का प्रोडक्शन मतलब कि वो कितना फुचका लोगों को खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट के बेसिस में आप पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से कितना फुचका आप खिला देते हो लोगों को, ठीक है, दैट इज योर आउटपुट। तो या फिर अगर आप रिलायंस के हिसाब से सोचो कि टोटल जो सेटअप कॉस्ट है उसका, इतना बड़ा फैक्ट्री बनाया, सेटअप कॉस्ट तो होगा, है ना। तो कितना ऑयल प्रोड्यूस कर लेता है रिलायंस, ठीक है, कितना ऑयल रिफाइन कर देता है रिलायंस। तो जितना रिलायंस आउटपुट करेगा, कितना ऑयल रिफाइन करेगा, उस रिफाइन के हिसाब से वो एक हिसाब करेगा कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में या ईयर में या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ में उसका कितना एवरेज फिक्स कॉस्ट बन रहा है। बात समझ में आ गया सर। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्यू, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसको देखने में द जनरल शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नॉर्मली डाउनवर्ड होता है और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। एज एएफसी कैनॉट बी जीरो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। इट इज नॉट यू शेप, दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे शेप के कारण इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है, ठीक है, लेकिन किस तरह का ग्राफ को हाइपरबोला बोलते हैं वो आप देख लो। ये देखो सर, क्या आप लोगों को एवरेज फिक्स कॉस्ट दिखाई दे रहा है? हाँ सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट का आप दिखाई दिया क्या? देखो सर, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर आपको एक एक्स एक्सिस दिया गया। सभी को इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया है, आई नो आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़े हो। ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें इधर आप आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हो और इधर आप कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर देखो आप 0, 4, 8, 12, 16, 20 ये सब रुपीज़ हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 दीज आर योर आउटपुट। अब जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? सिंपल बात है ना सर। टोटल फिक्स कॉस्ट से फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेस का टोटल फिक्स कॉस्ट है मान के चलते 20 और नंबर ऑफ आउटपुट है 10, ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, बोलो ना। फिक्स कॉस्ट 20 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो 2 हो जाता है ना एवरेज। अब देखो ध्यान से कि किसी का फिक्स कॉस्ट है 20 लेकिन क्वांटिटी कर रहा है 4, आउटपुट कर रहा है 4, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, बोलो ना, 5। तो आप मुझे बताओ 5 बड़ा कि 2 बड़ा? ऑब्वियसली 5 ज्यादा। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, आपका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस में आउटपुट बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कॉस्ट धीरे 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 डिक्रीज करेगा। लेकिन क्या कभी फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है? क्या कभी फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है? क्या कभी ये जीरो जीरो लेवल में पहुंचेगा? ये जीरो लेवल है, ये जो लाइन है ये जीरो लेवल में है। कि ये कभी जीरो लेवल में पहुंच सकता है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट? क्या आप बोल सकते हो कि आपका कभी कॉस्ट आया ही नहीं? हाँ, चाहे फुचका स्टॉल हो या रिलायंस का बिजनेस या जो भी बड़े कंपनी हो या छोटा बिजनेस, फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ बिजनेस में होता है। सेटअप कॉस्ट बेसिकली, है ना, दुकान को बनाने का कॉस्ट, है ना, फर्नीचर का कॉस्ट, बिल्डिंग का कॉस्ट, हाँ, जो दुकान के लिए आपने किया, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, आपका बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया सर? बोलना सर प्लीज, आप लोग बहुत ज्यादा चुप हो आज। हाँ सर। अरे বোঝা যাচ্ছে, एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। और ये जो स्टार्टिंग में ये हायर लेवल में चलता है, फिर धीरे 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 ये नीचे आता है, लेकिन कभी जीरो को टच नहीं करेगा। ये जो एक्स एक्सिस है ना इसको कभी टच नहीं करेगा, और उसके कारण ये इसका जो शेप बनता है ना सर, इसका एक ऐसा शेप बनता है, ये देखो ये इसका शेप बन गया, और ऐसे शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब बाकी दो जो दो है ना, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल, ये यू शेप है सर, देखो
ये ऑलमोस्ट यू शेप जैसा है, मतलब इसका ना ग्राफ में चेंजेस है, मतलब ये पहले ऊपर से नीचे आता है, फिर ना फिर से ऊपर जाता है। ये वाला भी देखो, ऊपर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, मतलब ये ऑलमोस्ट यू की तरह बन रहा है, ऑलमोस्ट यू की तरह बन रहा है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट यू की तरह नहीं बनता। समझ रहे हो सर? ये एवरेज टोटल और एवरेज वेरिएबल के साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट का फर्क, ठीक है? तो ये इसके कारण इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? और एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है, और आपका आउटपुट भी निकालना पड़ सकता है। सर मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कैलकुलेशन वाइज दिखाऊंगा। ये देखो सर, दिख रहा है ना, ये सब कैलकुलेशन है, ये टेबल समझाऊंगा आपको, डेटा एनालिसिस बोलते हैं इसको, these are called data analysis, I will discuss sir, don't worry, ठीक है? तो जैसे आपको ये डेटा एनालिसिस सिखाऊंगा ना, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं टीएफसी, कैसे करते हैं टीवीसी, कैसे करते हैं टीसी, कैसे करते हैं एएफसी, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब समझाऊंगा, धीरे धीरे ही जाऊंगा। लेकिन पहले आप किसका क्या मतलब है वो तो देख लो, किसका क्या फॉर्मूला है वो तो देख लो। ओके, अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये परमिशन देते हो कि मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल की तरफ बढ़ सकता हूँ, अगर आप लोगों को एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया तो? यस सर। सभी का परमिशन चाहिए? प्रियाक्षी ने दिया, बाकी शालिनी, सौमन्विता, विक्रम, श्रीजीता, बताओ सर। यस सर। थैंक यू सर। बस आप लोगों का परमिशन ही तो चाहिए, और क्या। तो अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझने में क्या दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? जो कॉस्ट वैरी करता है, जो कॉस्ट वैरी करता है। सर वेरी कॉस्ट मतलब पहले वो समझना जरूरी है ना, कॉस्ट वैरी क्या होता है? सर फुचका का एग्जांपल तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया, फुचका छोड़ के कुछ और एग्जांपल, फुचका वाला का वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया ना सर? पानीपुरी वाला का वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? यस सर। आलू, हाँ, आलू, इमली पानी, फुचका खुद, हाँ, ये सब उसका वेरिएबल है। अच्छा, आप लोग ट्रांसपोर्टर को देखियो, ट्रांसपोर्टर ये उबेर वाले, कैब 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 बिजनेस समझते हो? हाँ, कैब यस सर। कैब। अब मुझे बताओ, ये कोलकाता के रास्ते में कैब है, हाँ ये देखो, ठीक है, मैंने कैब लिखा तो कोलकाता का रास्ता निकल गया, बड़ा बढ़िया, अच्छा है। ये कोलकाता का टैक्सी है, चलो टैक्सी से बात करते हैं। अब मुझे बताओ, ये टैक्सी जिसका है, जिसने भी ये टैक्सी, जो टैक्सी का ओनर है, ये टैक्सी खरीदने के टाइम पे कितना खर्चा करके टैक्सी खरीदा था? एनी आइडिया? क्या दाम हो सकता है एम्बेसडर का? बोलो, कंपनी बंद हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पुराना मॉडल बिकता है इसका, और न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सर, एक बाहर का कंपनी इसको खरीद लिया। हिंदुस्तान मोटर जो इंडिया वाला पुराना था वो अभी और नहीं है, लेकिन अभी भी कोलकाता के रास्ते में आपको हिंदुस्तान मोटर या पुराना एम्बेसडर दिखेगा। बहुत 5 से 6 लाख का इसका दाम पड़ता है कम से कम, ठीक है, 5-6 लाख का प्राइस पड़ता है। ये इसका फिक्स कॉस्ट है। अरे भाई, जो टैक्सी चला के अपना घर चलाते हैं वो उसका बिजनेस है ना, तो टैक्सी चला के घर चलाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस करते हैं, पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस करते हैं, 5 से 6 लाख फिक्स कॉस्ट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है। सर क्या ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि रेगुलर वो कितना किलोमीटर रन करेगा? नो सर। क्या रोज उसको सेम भाड़ा मिलता है? नो हाँ, सर। ऐसा तो, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आज इसने 5 ट्रिप कर दिया तो कल उसने 10 ट्रिप कर लिया, परसों उसने 12 ट्रिप कर लिया। तो अगर 5 ट्रिप करता है तो पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस, जिसमें भी ये चलता है, डीजल में चलता है, ठीक है, पेट्रोल या डीजल में जो खर्चा होता है, बताना सर, 5 ट्रिप का कॉस्ट, 10 ट्रिप का कॉस्ट, 12 ट्रिप का कॉस्ट सेम पड़ेगा क्या? नो सर। दो ना, एग्जैक्टली exactly. तो पेट्रोल वेरिएबल हो सकता है ना? फिर मानो जो भी इसका रिपेयर मेंटेनेंस है वो भी वैरी कर सकता है, तो या फिर जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको, अरे और एक चीज डाला जाता है ना वो पेट्रोल डीजल के साथ, कैस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं उसको, मोबिल वगैरह, हाँ, वो भी तो एक कॉस्टिंग में आता है ना, मोबिल चेंज करना पड़ता है गाड़ी में, मोबिल चेंज करना पड़ता है गाड़ी में, तो यस सर। जो मोबिल है वो मोबिल को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली exactly, तो वो मोबिल के लिए जो कॉस्टिंग पड़ेगा उसके लिए भी आपको आ जाएगा। एक सेकेंड रुको तो सर,
तो ये सब आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट में, समझ रहे हैं ना सर। ऐसे डिफरेंट बिजनेस मॉडल में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी आप मतलब व्हीकल्स में देख लो, कभी फुचका में देख लो, ठीक है, कभी मिठाई दुकान में भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात क्या है, अब हर बिजनेस को करने जाऊंगा ना तो आपको हर बिजनेस का एग्जाम्पल में दिन बीत जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, ये देख लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। और द एवरेज कॉस्ट का विल फर्स्ट फॉल। एवरेज कॉस्ट कब का क्या है ना, पहले वो ज्यादा रहता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है, एंड देन रीच ए मिनिमम एंड देन राइज अगेन। ध्यान से समझना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या बता रहा है सर, पहले वो हाई रहता है फिर धीरे धीरे वो नीचे आता है, ठीक है, मतलब मिनिमम पॉइंट में पहुंचते हैं, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, एंड फिर से वो आगे बढ़ता है। सर ऐसा क्यों, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, और इसके लिए इसका शेप ना यू शेप होता है। तो एग्जाम में सवाल करते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है सर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जब ना, या फिर क्वेश्चन आंसर इस नोट के अंदर भी है, आप देखोगे ना तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि कैसे सवाल करते हैं। एमसीक्यू में ऐसे ही पूछते हैं, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फार्मूला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगर मैं आउटपुट को डिवाइड करूँ तो मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है, यू शेप होता है। अब यू शेप क्यों होता है, तब आप क्या बोलते हो, एवरेज कॉस्ट का पहले हाई रहते हैं फिर मिनिमम में पहुंचते हैं फिर वो फिर से राइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, सवाल यही है ना सर कि ठीक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले हाई होता है फिर मिनिमम में पहुंचते हैं और फिर वो राइज करते हैं, बट वेरी गुड, बट व्हाई, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ? अगेन, जैसे आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट को समझा था वैसा ही आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी समझ सकते हो। आप मुझे बताओ कि जब कोई बिजनेस, ठीक है, जैसे मानो कि पेट्रोल में कॉस्ट तो आप कर रहे हो, ठीक है, पेट्रोल का या डीजल का, आप टैक्सी वाले का ही बात समझ लो। पेट्रोल डीजल में वो सपोज मानो कि सुबह सुबह दुकान मतलब गाड़ी में 2000 का तेल भराया, ठीक है, 2000 का तेल भराया और मानो कि 5 ट्रिप मारा, ठीक है, सारा दिन में 5 ट्रिप्स लिया, तो पर ट्रिप में कितना खर्चा आ गया इसका, बोलो ना। 2000 का तेल भर के 5 ट्रिप मार दिया, कितना खर्चा, आउटपुट है इसका, आउटपुट है 5 ट्रिप, कितना खर्चा कर लिया पर ट्रिप में, बोलो ना। 400 करके क्या, 400 है ना, पर ट्रिप 400। अब अगर ये 5 ट्रिप की जगह जैसे ही उसका ट्रिप बढ़ जाएगा, 6 ट्रिप हो जाएगा या 8 ट्रिप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 10 ट्रिप कर दो, अगर ये 10 ट्रिप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 200 पर ट्रिप, है ना, 5 की जगह 10 हो जाए तो पर ट्रिप 200 हो जाएगा, है ना सर। यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में अगर आपका कॉस्टिंग ज़्यादा है और अगर आपका ट्रिप कम है तो आपका कॉस्ट पहले ज़्यादा रहेगा, आप बात समझ रहे हो सर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रिप बढ़ता जाएगा आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा, मिनिमम में आ जाएगा। लेकिन सर उसके बाद फिर से क्यों बढ़ रहा है, सर फिर से इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मशीन है, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा चलाओगे ना, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मशीन को रन करोगे तो मशीन क्या करेगा, फेलियर होगा कि नहीं होगा, बोलो सर। हर मशीन का अपना कैपेसिटी होता है, आपकी तरह आपका भी तो अपना कैपेसिटी होता है, आपका ब्रेन का कोई कैपेसिटी है कि नहीं, बोलो सर। यस सर। है ना, सारा दिन में मानो कि आप 2 घंटा पढ़ते हो तो मतलब मिनिमम पढ़ते हो, लेकिन अगर आप 4 घंटा पढ़ते हो ना तो आप एकदम फुल यूटिलाइज करते हो। लेकिन अगर आपको कभी बोल दिया जाए भाई 6 घंटा पढ़, तो लास्ट 2 घंटे में आप जो पढ़ते हो क्या वो सच में कुछ अच्छा पढ़ाई कर पाते हो, एक्स्ट्रा करने का कोशिश करते हो पर दिमाग से बाहर चला जाता है, मतलब 2 घंटा बेकार में किताब लेके बैठे रहे जिसका आपने कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं किया, ठीक है। तो ये मशीन्स में भी ऐसे होते हैं, चाहे वो एम्बेसडर हो या किसी फैक्ट्री का मशीन, जरूरत से ज्यादा यूज कर लोगे ना मशीन खराब हो जाएगा, पार्ट्स टूट जाएगा, पार्ट्स में फिर से खर्चा आएगा, तो उसमें कॉस्टिंग फिर से बढ़ जाएगा, चाहे कितना भी आउटपुट बढ़ा लो, आउटपुट बढ़ेगा आपका लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाएगा सर। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है सर। इसीलिए इसीलिए लोग
एक सर्टेन टाइम के बाद गाड़ी चेंज करता है। क्यों? आप मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे सर? हाँ, कॉस्टिंग कुछ यस समझ में आ रहा है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट? अब देखना, जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग टैक्सी चलाते हैं, या फिर जो लोग कैब चलाते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या करता है, वो क्या बोलता है सर्टेन टाइम के बाद? वो बोलते हैं नहीं, गाड़ी पुराना हो गया, बहुत खर्चा दे रहा है, बहुत तेल खा रहा है, चेंज कर देंगे। क्यों? ऐसा क्यों बोलता है वो? क्यों बोलता है सर, बोलो ना। या फिर इंजन में काम कराना पड़ेगा? क्योंकि वो इतना तेल में खर्चा हो जाता है उनका कि उनका बिजनेस में फायदा नहीं रहता। तो वो सोचता है कि भाई इससे अच्छा है कि ये पुराना गाड़ी को बेच के नया गाड़ी ले लूं। इसीलिए देखना, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, 10-10 साल छोड़ के, या 3-3 साल छोड़ के, 4 साल, जिसका जैसा बिजनेस है, वो अपने मशीन में चेंजेस लाते हैं, गाड़ी में चेंजेस लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते? अरे क्या आइडिया है आप लोगों को? है सर आने। आने ना? सही बोल रहा हूँ ना सर? कनेक्ट कर रहा है कि नहीं आप लोगों से? ठीक है। इसीलिए एवरेज कॉस्ट पहले ज़्यादा होता है, फिर मिनिमम में पहुंचते हैं और फिर बढ़ता है। और इसलिए इसका शेप जो होता है ना, ऑलमोस्ट यू जैसा हो जाता है। ठीक है। अब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया, तो क्या मुझे आप इजाज़त दोगे नेक्स्ट बात समझाने के लिए? यस सर। एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। ये टोटल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं सर। सर टोटल का मतलब क्या है? सर टोटल में फिक्स कॉस्ट भी होता है और टोटल में वेरिएबल भी होता है। टोटल में फिक्स कॉस्ट भी होता है और टोटल में वेरिएबल भी होता है। सर फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है? जैसे मानो कि दुकान का रेंट वगैरह हो सकता है, जो फिक्स दे रहे हो आप। ठीक है। दुकान का रेंट हो सकता है, मशीन, वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारा चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मशीन में जो ऑयल लगता है, जो भी मटेरियल, मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट है, ये सभी चीज़ें इसमें अंदर आ सकता है। तो जो फिक्स खर्चा दुकानदार कर रहे हैं, या फिर गाड़ी वाले कर रहे हैं, या मशीन वाले कर रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दो। फिक्स कॉस्ट एंड, समझ गए ना सर आप बात? टोटल कॉस्ट का मतलब, टोटल का मतलब ही होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो जब फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है सर? टोटल। एंड जब टोटल को आप डिवाइड करते हो आउटपुट से, देन यू विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट। एएफसी एंड एवीसी को ऐड करके मिलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके मिलता है। द एवरेज टोटल कॉस्ट कब फर्स्ट फॉल्स, इसका भी सेम थ्योरी है सर। ये भी पहले नीचे गिरेगा, फिर मिनिमम में पहुंचेगा, और उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। रीजन सेम है। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि क्यों लोग गाड़ी चेंज करता है, क्यों लोग मशीन बदल देते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, सेम रीजन यहाँ पर काम करते हैं। तो एटीसी कर्व इज ऑल्सो यूसेप्ट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं आपको ये प्रोडक्शन चैप्टर में समझाया था। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पूरा डिटेल्स प्रोडक्शन चैप्टर में समझाया जाता है, या फिर जिन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया, डोंट वरी, आपको प्रोडक्शन जब लाइव में कराए जाएंगे तब भी आपको बताऊंगा, या फिर प्रोडक्शन का क्लास शेयर करूंगा आपसे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं स्टार्टिंग में। शॉर्ट रन बात है सर, शॉर्ट रन में ना सारा, मतलब कुछ फैक्टर फिक्स रहेगा और कुछ वेरिएबल होगा। एटलीस्ट फैक्टर क्या हो गया? अरे सर वो बोला ना मैं आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो शॉर्ट रन में क्या होता है ना बिजनेस में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीजें तो आपको वेरिएबल करना ही पड़ेगा। सर कौन सी चीज? मतलब सारा फैक्टर इसमें ना वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहना पड़ेगा। सॉरी मैं वेरिएबल बोल दिया, एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। सर मुझे बता सकते हो कि शॉर्ट रन बिजनेस में कौन सा फैक्टर फिक्स्ड हो सकता है? क्या लेबर फिक्स्ड हो सकता है? क्या कैपिटल फिक्स्ड हो सकता है? क्या एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फिक्स हो सकता है? क्या लैंड का रेंट फिक्स हो सकता है? क्या फिक्स्ड हो सकता है जो चेंज नहीं होगा एटलीस्ट 1 ईयर में? अगर आप लैंड। हाँ, रेंट, वेरी गुड सर। रेंट इतना जल्दी नहीं बदलता, कम से कम 2 साल बाद रेंट बदलेगा, या 1 साल बाद, एज पर एग्रीमेंट, है ना। लेकिन लेबर बदल सकता है, कैपिटल में चेंजेस आ सकता है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी बदल सकता है शॉर्ट रन में। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक वन ऑफ द बड़ा रीजन है सर, जिसके कारण ये एवरेज टोटल कॉस्ट ऐसे स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, उसके बाद कम होता है, फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक वन ऑफ द रीजन है, एटीसी। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। बस सिंपल इतना याद रखो एग्जाम कैलकुलेशन के लिए, एएफसी प्लस एवीसी को ऐड करना है, और उसको जब आपको टोटल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं मिलेगा ना, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ढूंढो, दोनों को ऐड करो और आउटपुट से डिवाइड करो।
शेप क्या होता है इसका? यू शेप होता है, ठीक है, जो आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं अभी। लुक एट हियर अगेन, एवरेज टोटल कॉस्ट, जब कॉस्टिंग आपका ज्यादा रहता है उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता है आपका कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद ना आपका मशीन में फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है और वो कैपेसिटी नहीं ले पाता, या फिर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो फिर से बढ़ना चालू हो जाता है। शॉर्ट रन है, एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स रहता ही है ना, तो उसके कारण खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, या तो रेंट देना ही पड़ रहा है मुझे, बाकी वेरिएबल हो रहा है लेकिन रेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण वो फिर से इंक्रीज करेगा। तो शॉर्ट रन में ये चीज होता है किसके साथ? एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ। तो ये तीनों एक ग्राफ में आपको दिखाया गया, ठीक है। एक बार आपको सबसे पहले मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट समझाया, उसके बाद मैंने आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझाया, उसके बाद मैंने आपको एवरेज टोटल कॉस्ट समझाया, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको पूछूं यू शेप कौन सा दो होता है सर? ऑब्वियसली एबीसी एंड एटीसी। एएफसी यू शेप नहीं होता, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं सर, याद रहेगा? यस सर। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है अभी। अच्छा, लास्ट एक कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन में लास्ट एक कॉस्ट है जिसको बोलते हैं सर मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या होता है? ध्यान से सुनना सर, इतना देरी से आपने पेशेंस रखा, ये कॉस्ट भी सुन के जाओ आज। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सर कहने का मतलब क्या है? सर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल देखो सर, मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप होते हैं। यू शेप फॉर एग्जांपल 15 यूनिट प्रोड्यूस्ड एट ₹200 एंड 20 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट ₹250, कैलकुलेट एमसी। सर क्वेश्चन समझ में आया? 15 यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट का 15 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, जिसके लिए आपका कितना खर्चा पड़ रहा है? 200। अगर आप अपना प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाना चाहते हो फ्रॉम 15 टू 20, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है सर 250, तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट कितना है? कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा सिंपल तरीका अपनाना सर, डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा क्वांटिटी, ये फॉर्मूला अपनाना है आपको। डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाई डेल्टा यूनिट प्रोड्यूस्ड, या फिर डेल्टा क्वांटिटी लिखने से भी हो जाता, ठीक है। क्वांटिटी में कितना चेंजेस कॉस्टिंग के साथ साथ, तो देखो सर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो डेल्टा टीसी कितना है सर? 15 यूनिट का कॉस्ट 200 था, 20 यूनिट का कॉस्ट 250 बोल रहा है। कैन यू से सर कि डेल्टा टोटल कॉस्ट कितना है? 200 और 250 के बीच में फर्क कितने का है? अरे बोलो सर, 250 और 200 के बीच में फर्क कितना है? 50। 50। तो डेल्टा टोटल कॉस्ट कितना हो गया फिर? चेंज इन कॉस्ट कितना हो गया? प्लीज टेल मी। 50 है ना सर। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी में चेंजेस, पहले 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अभी आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, कितना क्वांटिटी चेंजेस हो गया आपका? अरे बोलो। 5। पहले आप 15 यूनिट्स करते थे, अभी 20 यूनिट करते हो, 5 यूनिट ना, तो 50/5 कितना हो गया सर? 10। 10। व्हाट इज दिस 10? दिस इज अ मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, 10 यूनिट्स बस। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया सर? टोटल कॉस्ट में परिवर्तन किसके कारण? प्रोडक्शन में परिवर्तन के कारण। टोटल कॉस्ट में परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन, ठीक है। मतलब बिजनेस में ऐसा होता रहता है ना सर, कभी बिजनेस में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कितना कॉस्ट में चेंजेस हुआ? आप ऐसे बोल सकते हो पर यूनिट चेंज के कारण, पर यूनिट प्रोडक्शन के कारण कितना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको ना जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में, वहां पर भी समझा जाता है, या फिर जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन के टाइम पे भी समझा जाता है। उसको इस तरह से समझा जाता है सर, ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है ना, बूंद बूंद से सागर। अगर आप अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हो, तो अगर आप एक एक यूनिट करके इंक्रीज करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल आपका मैगी का बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल आपका कोई
कुकीज का बिजनेस है या फिर किसी भी तरह का केक का बिजनेस है, व्हाटएवर, आप यूनिट बढ़ाना चाहते हो प्रोडक्शन में कि पहले से ज्यादा मार्केट डिमांड है लेकिन आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, तो पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए जब आपका कॉस्टिंग 10-10 करके बढ़ जाएगा ना, तो जितना यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से इसको बोलते हैं, सपोज 3 यूनिट बढ़ाओगे तो पर यूनिट कितना हो गया 10, तो 10% करके पर यूनिट मतलब 3 यूनिट के लिए 30। तो ये चेंजेस के बारे में बात करता है कि ठीक है बिजनेस अपना प्रोडक्शन चेंज कर सकता है, प्रोडक्शन चेंज के कारण उसका कॉस्ट में भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, तो वही परिवर्तन, ठीक है, इसको बोलते हैं सर बूंद बूंद से सागर, मतलब पर यूनिट चेंजेस कितना होगा, आप समझ रहे हो ना सर? हेलो, आप लोगों को यस सर। समझ में आ रहा है ना? डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी प्रोडक्शन, कितना आपका प्रोडक्शन में चेंजेस हो रहा है और उसके बेसिस में आपका कॉस्ट में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसमें आपको जो मिलेगा दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम में बहुत पूछते हैं सर, कैलकुलेशन में मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता है, समझ रहे हो ना? तो आई होप कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आया, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी समझ में आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी समझ में आया, एवरेज टोटल कॉस्ट भी समझ में आया और मार्जिनल कॉस्ट भी समझ में आया। क्या बोलते हो सर, आया कि नहीं आया? বুঝেছি স্যার। सर मार्जिनल, आप नहीं पूछे एक चीज मुझे कि सर मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाया, बिकॉज इस मैप के अंदर ये जो कॉस्ट का मैप है ना, इसके अंदर सिर्फ एटीसी, एबीसी और एएफसी है, मार्जिनल तो है नहीं सर। सर मार्जिनल को समझाने के लिए मुझे आपको ये डेटा एनालिसिस करके समझाना होगा, ठीक है, तो जो मैं आज और आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को, या फिर अगर मैं बीच में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको ये वाला टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा टेबल समझाऊंगा, इसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, और ये पूरा स्टैटिस्टिक्स समझाने के बाद ये पूरा कैलकुलेटिव वे में है सर, आप भी कर सकते हो, ठीक है, ये नोट्स जिनके पास है वो खुद भी कोशिश करके देख सकते हो ये टेबल कैसे सॉल्व हुआ है, और ये टेबल सॉल्व करने के बाद मैं आपको एवरेज कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन समझाऊंगा, और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्जिनल कॉस्ट का आपका क्या केस है, ठीक है, ये इसका शेप कैसे बनता है और इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, या आई विल डिस्कस सर, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में सर आपको एसीएमसी बताऊंगा, ठीक है, एसीएमसी बताऊंगा, और उसके साथ साथ अगर आपको एसीएमसी समझ में आ जाए ना, और फिर जाके मैं आपको ये बहुत फेमस थ्योरी है सर इसका मैं नाम दिया बाहुबली कटप्पा थ्योरी, ठीक है, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों काटा, ठीक है, फिर जाके मैं ये सब ग्राफ भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी सर, बहुत मजा आएगा। तो शॉर्ट रन समझने के बाद फिर आपको मैं लॉन्ग रन समझाऊंगा, ठीक है, एक्चुअली आज मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा था रियल लाइफ, ठीक है, नहीं तो मैं ये सब आज शॉर्ट रन आज कंप्लीट ही कर देता, लेकिन इसके बाद ना मेरा एक जीएसटी का क्लास है, इसलिए मैं ना इंटर का एग्जीक्यूटिव लेवल में ना जीएसटी का क्लास है, इसलिए मैं आज और आपको नहीं करा पाऊंगा, नहीं तो मैं आज ही करा देता। जिन लोगों का एग्जाम सामने है वो मुझे बताएं कि मैं उनको ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहो तो जल्दी है तो फटाफट करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में नेक्स्ट दिन मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, इसमें मैं आपको शॉर्ट रन का बाकी कॉन्सेप्ट, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन, ठीक है, फिर आपको मैं लॉन्ग रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर ऐसे ये सब ग्राफ भी समझाऊंगा, डोंट वरी सर। देख के डर किसको किसको लग गया, ये सब ग्राफ देख के किसको किसको डर लग गया सर? हाँ, डर तो नहीं लगा? अरे डरने वाला चीज थोड़ी ना है, थोड़ी ना खाएगा, ऐसे तलवार जैसा दिखने में होता है ना, मेरे को तो बचपन में बहुत डर लगता था। हाँ, प्रियाक्षी भय लेगा सर मेरे को ক্লাস 11-12 এও ইকোনমিক্সটাকে ভয় পেতাম। एग्जैक्टली सर, मेरे को बचपन में ना ये सब ग्राफ देख के ना ऐसे तलवार तलवार इधर उधर ऐसे ऐसे, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आता था बचपन में, और टीचर्स को पूछते थे ना तो ऐसे ड्रॉ करके ना एक ही चीज बार बार ड्रॉ करके बोलते थे तो प्रैक्टिस कर ले, लेकिन मेरे को ना प्रैक्टिस करके भी समझ में नहीं आता था, मेरे को रियल लाइफ यूज चाहिए था, भाई ठीक है रियल में क्या होता है वो तो बता दो, बट रियल में कोई समझाता ही नहीं था, ठीक है, जैसे मैं एक एक कार आपको कोशिश किया समझाने का, आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए। अरे सृजिता, शालिनी, कनेक्ट हुआ कि नहीं? सोमनिता, यस सर। शालिनी बुझते पारे? शालिनी को समझ में आया? शालिनी का आज पहला क्लास था। यस सर, आज समझ में आया। ओके सर, ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, कॉस्ट का जो पहला क्लास है, ठीक है, तो इससे पहले वाला वो शेयर करता हूँ, और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का भी कुछ क्लास सोमनिता को भी मैं शेयर करूंगा, सोमनिता का भी पहला इकोनॉमिक्स क्लास था, ठीक है, तो आप लोग जरूर एक बार बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉस्ट का पहले वाला क्लास जरूर देखें, ठीक है, ताकि आप लोग एट पार हो जाओगे क्लास के साथ, ठीक है सर, मुझे याद रहेगा, मैं आप लोग को शेयर कर लूंगा। ओके सर, आज इतना ही है फिर।
ठीक है। प्रियाक्षी Yes. तेरे को जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन भेजा था वो सब मेरे को अभी भी सॉल्व करके नहीं दिया। স্যার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। कॉपी पाठावी सेंड करो सर, टेस्ट सेंड करो सर टेस्ट का। ठीक है ওকে স্যার। ओके ठीक है फिर चलो टाटा। बाय सर। ओके सर बाय।